टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं और यह जो है आपका विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, साइंस का जो भी स्टूडेंट 9-10 के लिए देने जा रहे हैं बिहार स्टेट, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है और ये मार्केट में नया आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है दी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं, पेपर 1 साइंस का। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर इससे पहले जो है शिक्षण कला से संबंधित जो आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है उसके लिए भी वीडियोस जो है लाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिए जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल है क्या। 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उसके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिया गया है 11.11 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 1.11 सेंटीमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 डायोप्टर आएगा। याद रखिएगा 7 डायोप्टर आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है आपका, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपको बताना है। तो आपका जो जिंक ऑक्साइड है यह एक उभयधर्मी क्या हो जाएगा? ऑक्साइड हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि CO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, -1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे, एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास इसके महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है। प्रक्षेपण कोण होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स? तो सॉल्व करने पर जो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, n समतलीय सदिश है जिसमें प्रत्येक का मापांक v है। प्रत्येक सदिश अपने पहले वाले सदिश से 2π/n कोण पर झुका हुआ है। इसके परिणामी का परिमाप क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, 120 रेव/मिनट बनाने वाली गतिपालक चक्र की कोणीय गति है। तो यह जो कोणीय गति हो जाएगी यह आपका हो जाएगा 4π। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। तो क्या बनता है जब प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन और क्लोरीन को जो है अभिक्रिया करता है? तो यह बना देता है फ्रेंड्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 9 किलोग्राम का एक बम द्रव्यमान 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के 2 टुकड़े में फट जाता है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग जो है 16 मीटर पर सेकेंड है। तो 6 किलो द्रव्यमान का वेग कितना होगा? तो सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारा, SHM निष्पादित करने वाले कण का समीकरण d/dt2 + 6x = 0 है। कण की समयावधि क्या है? तो सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? π/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर समतल से आपतित होती है। दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन का कोण कितना होगा? तो विचलन का कोण आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे का सवाल है आपका, एक वस्तु का त्वरण जो एक समान रूप से चाल v से r त्रिज्या वाली वृत्त पर घूम रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? v²/r आ जाएगा। याद रखिएगा v²/r। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात कितना होगा? तो इसका नियतांक कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा m/r²।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नंबर 13 में है बाधाओं के कोनों के चारों ओर प्रकाश के बीम के झुकने को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बाधाओं के कोनों के चारों ओर प्रकाश के बीच के झुकने को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका जब आप सॉल्व करेंगे आंसर। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पानी में हवा के बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो किस में करता है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस में करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कण डैश पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, आकार पर करता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कण के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। तो बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो कैसी छवि का निर्माण करेगा, तो यह करेगा फोकल और सेंटर के बीच, क्या हो जाएगा, फोकस और सेंटर के बीच। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 0.0177 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। अगला सवाल है, प्रकाश की स्थिति के अनुसार आंख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है। तो कौन सा किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, निम्न में कौन सा गुण ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा किया जाता है, तो फ्रेंड्स परावर्तन किया जाता है, अपवर्तन और क्या किया जाता है, व्यातीकरण। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, तीनों जो गुण होते हैं यह ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, जो विवर्तन होता है यह भी ध्वनि तरंग के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यातीकरण और विवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। इसको लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट करने पर 3 एम्पीयर धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा यह आपका 0.5 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन जो होता है घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे के सवालों में है आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, एक चालक में विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत होती है। तो यह होता है केवल धनात्मक आवेश के विपरीत होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस चट्टान की जो दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स यह हो जाएगा 688 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया गया है। तो हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सोनार का करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा सोनार का। बात करें सोनार का, कभी कभी आपको जो है फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है या पूछ देता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, रैनिंग होता है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसने किया था, लुइस नेक्सॉन ने किया था। ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं आप। और जिन स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में पारे के
1 सेंटीमीटर की मात्रा 13.6 ग्राम है, पारे का घनत्व होगा। तो फ्रेंड्स पारा का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की मात्रा पर इतना ग्राम अगर पारे का घनत्व पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम। एक पिंड की गतिज ऊर्जा 500 जूल है। यदि पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग होगा। तो पिंड का वेग √10 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका। जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होगी, तो लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रकाश की तरंग सिद्धांत से निम्नलिखित में किसकी व्याख्या संभव नहीं है? किसकी संभव नहीं है? तो यह जो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है व्याख्या संभव नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है। इसका भार ऐसे स्थान पर शून्य हो जाएगा जहां पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। ऐसी स्थिति पर क्या होगा? शून्य हो जाएगा वस्तु का भार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच के कोण निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा फ्रेंड? तो यह हो जाएगा 180 डिग्री। अगला सवाल है कि यदि किसी घूर्णन करती हुई वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो परिमाण और दिशा में स्थिर रहता है। क्या स्थिर होगा? तो कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या हो जाएगा? समान आकार हो जाएगा, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 प्रतिरोधक 424 ओमों को श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। तो कितना समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 10 ओम और 1 ओम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। कथन के अनुसार निम्न में कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले घटता है और फिर जो होता है बढ़ता है। अगले सवाल में है निम्न में कौन सही नहीं है, आपको यह बताना है। फॉर्मूला दिया गया है, आपको बताना है जो गलत है। तो फ्रेंड्स A = dx/dt ये जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है। तो इस कार्य को हम विभवांतर कहते हैं फ्रेंड्स। जब किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं या ले जाने में जो किया गया कार्य होता है यह विभवांतर कहलाता है। चलिए अगला सवाल है आपका 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध होगा कितना होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर आ जाएगा 1000 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका 40 नंबर के क्वेश्चन में पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। अक्रिय गैसों की परमाणुवीयता क्या होगी? तो अक्रिय गैसों की परमाणुवीयता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? 1 हो जाएगी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निर्धारित होता है, कैसे होता है? तो हुंड के नियम के द्वारा जो होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। NH3 व BF3 के मध्य कौन सा बंध होता है? तो कौन सा बंध पाया जाता है फ्रेंड्स? तो यह पाया जाता है उपसह संयोजक बंध। याद रखिएगा अमोनिया और नाइट्रोजन के पास जो है आपका
एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अतः यह दोनों ही जो है अणु उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रकार से? सी हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में किसमें उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है? तो किस में नहीं है? तो H2SO3 में नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, तो क्या बनता है? मीथेन बनता है फ्रेंड्स। जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो मीथेन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सवाल है निस्तापन क्या है? तो निस्तापन क्या है फ्रेंड्स? तो वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सवाल Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? आपको बताना है। तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या जो हो जाएगी फ्रेंड्स +6 हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। एक कोलाइडी घोल जिसमें परिप्रेक्षण, परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त कला दोनों ही द्रव्य हैं, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका इमल्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह इमल्शन कहलाता है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? एसन नहीं है फ्रेंड्स। जो टिन होता है जिसे हम एसन कहते हैं, इसमें जो है आपका यह एक संक्रमण तत्व नहीं है। आगे देखिए अमोनिया गैस किस प्रकार होती है, किस प्रकार की होती है? तो जो अमोनिया होती है यह रंगहीन गैस होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह जो होता है रंगहीन होता है और अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। बात करें इसके सूत्र की तो NH3 होता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है और इसकी जो खासियत होती है यह हवा से हल्की होती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से असंतृप्त वसीय घोल अम्ल को चुनिए। वसीय अम्ल को चुनना असंतृप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओलिक एसिड। ओलिक एसिड एक जो है असंतृप्त वसीय अम्ल है। नेक्स्ट देख लेते हैं ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं यह कार्य? तो यह जो होता है वांडर वॉल बंध के द्वारा किया जाता है, जो ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित करने का कार्य करता है। आगे का सवाल है आपका स्पेल्टर क्या है? स्पेल्टर क्या है? तो यह जो है अशुद्ध जैडन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्टेपलर जो है स्पेल्टर एक जिंक लीड मिश्र धातु है और यह अशुद्ध जिंक है। अगला सवाल है फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो यह चैल्कोपाइराइट को बढ़ाने के लिए करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है आपसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। तो कौन सी अवस्थाएं हो जाएंगी? अधिक दाब व अधिक ताप हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय है। तो क्या हो जाएगा? पोलोनियम जो हो जाएगा यह तत्व रेडियो सक्रिय तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। तो कैसा होता है? तो यह विद्युत का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। तो क्या बनता है? रखिएगा एसिड जो होता है बनता है। जब सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिड बनता है। अगला सवाल है आपका गहरे समुद्र गोताखोरों द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण कौन सा है? तो इसके लिए हम हीलियम और ऑक्सीजन का जो है आपका मिश्रण तैयार करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। तो किसके साथ? इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके जो है अन्य तत्वों के साथ यह संयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 62 में है आपका प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इन्हें हम दुमिकाएं कहते हैं। दुमिकाएं।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को, निम्न में कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। अस्थायी उत्तक का उदाहरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जाइलम हो जाएगा। अगला सवाल है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है, तो इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है, तो ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है, यह जो है आपके पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, तो बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन हो जाएगा, तो ये राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। और इस संघ के जो जीव होते हैं उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को, निम्नलिखित में कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं, तो कौन क्या करता है, जिम्नोस्पर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 68 में है, एक बीज पत्र वाले पौधे सीरा रचना वैनिशन प्रदर्शित करते हैं, तो समानांतर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है आपका, पत्तियों में भोजन डैश के रूप में संचित होता है, तो यह स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में है आपका, आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल सकती है, तो यह बदल जाती है आपका कर्णावर्त के रूप में। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता कर्णावर्त द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाता है। और कान के ट्यूब को क्या कहते हैं, कल बुकरणी नलिका कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम सामान्य लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, तो यह जो होता है जगत, ये जिसे हम किंगडम कहते हैं, इसमें पाया जाता है सर्वाधिक जीवों की संख्या। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो अग्र मस्तिष्क जो होता है फ्रेंड्स, यह आपको सोचने के लिए काफ़ी जो होता है प्रमुख भाग होता है। आगे का सवाल है, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। जब दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल है, निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो यह समाविष्ट हो जाता है गर्भाशय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 75 में है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, तो यह एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा बताया गया था। अगला सवाल है, चाकू से निम्नलिखित किस धातु को काटा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यह सवाल, तो सोडियम जो होता है इसे बोला जाता है कि यह एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से हम काट सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि बहुत ही मुलायम धातु होता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो यह प्लाज्मोडियम हो जाएगा, जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, तो दो परतों से बना होता है हाइड्रा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, रेसिडिटी क्या है, तो रेसिडिटी क्या है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है ये। अगला सवाल है, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल होता है, तो प्रवसन और निःश्वासन, प्रश्वसन और निःश्वासन जो होता है शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में किसके कारण होता है, तो यह होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को, रिसिया निम्न में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। अगला सवाल है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाते हैं, किसके कारण भर जाते हैं, तो फेफड़ों की स्फीति के कारण। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से जुड़ी होती है कैसे, तो मोटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीले की भित्ति आलिंद भित्ति से, ऑप्शन बी इसका लिख रहा है मोटी होती है, नीलंद की मिट्टी से मोटी होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शल्कों की कमी तथा और त्वचों में स्लेम ग्रंथियां होती है, तो यह होती है उभयचरों में। अगला सवाल है, यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तन लाता है, तो क्या लाता है, तो यह टेस्टोस्टेरोन लाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगले सवाल में है डैश एंजाइम नहीं है, तो कौन एंजाइम नहीं होता है? तो यह हो जाएगा आपका इंसुलिन जो होता है, यह एक एंजाइम नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में कौन उभयचर नहीं है, तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो मगरमच्छ जो है यह एक उभयचर नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कथनों में कौन सही नहीं है, तो कौन कथन सही नहीं है? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, यह कथन जो है आपके ऑप्शन में सही नहीं है। आगे देख लेते हैं हम, इनमें कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो अमरबेल जो होता है फ्रेंड्स, यह आपके परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। देख लेते हैं अगले सवाल को, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, हरित लवक में। नेक्स्ट सवाल में है अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है, तो कितना कम होता है फ्रेंड्स? तो 5.6 होता है, मान से कम होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका संयुक्त वन प्रबंधन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो यह सहभागी दृष्टिकोण का जो हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है बावड़ी क्या होती है? तो जो बावड़ी है यह जल एकत्र करने की पारंपरिक तरीका होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक पारंपरिक तरीका होता है जल एकत्र करने का। अगला सवाल है यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाते हैं तो पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? तो इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल में है निम्नलिखित में कौन एक मृत जीवी कवक है? तो कौन है? तो यह है आपका पेनिसिलियम। नेक्स्ट है अर्थ पावर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो यह प्रोग्राम जो है आपके 2007 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं नॉर्वे के स्लाववार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी आलसंड में स्थित भारत के सबसे पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका हिमाद्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? मुख्यतः पूछा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा काली मिट्टी का जो मुख्यतः प्रसार है यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। आखिरी सवाल है सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में किस नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आपको सभी को पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से जो होता है सुंदरवन का डेल्टा निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।